हेलो फ्रेंड्स, कृपालम एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंसेप्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का वर्किंग नोट्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है या जो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है कंट्रीब्यूटरी, या इस पर हम लोग विचार करते हैं। कंट्रीब्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं अंशदाता, अर्थात जब कंपनी समापन की स्थिति में होती है और अगर आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट कंपनी नहीं कर पाती है या उसका शोधन करने में सक्षम नहीं होती है, तो उस समय कंट्रीब्यूटरी से पैसे का डिमांड किया जाता, मांगा जाता है, और उससे जो धन प्राप्त होता है उससे आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटरीज को दो भाग में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट या प्राइमरी कंट्रीब्यूटरी और दूसरा है सेकेंडरी कंट्रीब्यूटरी। प्राइमरी कंट्रीब्यूटरी उसे कहते हैं जो कंपनी के समापन के समय कंपनी के सदस्य होते हैं, मेंबर टू बी कंटिन्यूड। कंपनी के समापन के समय कंपनी के सदस्य होते हैं। फ्रीक्वेंसी दोनों का कम कर दो तो मेंबरशिप टू बी कंटिन्यूड, पहला इसको बोलते हैं प्राइमरी कंट्रीब्यूटरी। दूसरा सेकेंडरी कंट्रीब्यूटरी उसे कहते हैं जो जिनका मेंबरशिप क्लोज हो चुका होगा। मेंबरशिप टू बी क्लोज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेयर रेशियो। दो बातें हैं, एक तो मेंबरशिप उनका क्लोज हो चुका है, कब क्लोज हुआ इसका टाइमिंग है। कंपनी के समापन के प्रारंभ से 1 वर्ष के अंदर तक अगर उस व्यक्ति का मेंबरशिप खत्म हो चुका है तो उसे भी सेकेंडरी कंट्रीब्यूटरी में शामिल किया जाता है, और जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटरी है उनसे धन एकत्र करने के बाद सेकेंड में इन्हीं का दायित्व बनता है कि वो धन जमा करें और इससे आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा गया डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेयर रेशियो, यानी अंशों के अनुपात के आधार पर ही इसका बंटवारा किया जाता है। सेकेंडरी कंट्रीब्यूटरी में इसमें दो खास बातें हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है डिविडेंड यानी लाभांश। लाभांश के बारे में कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत वर्णन किया हो, यदि क्या वर्णन किया हो कि जब भी कंपनी समाप्त होगी तो उसकी पूंजी को पहले लौटाया जाएगा, प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल, और दूसरा है प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड। अगर बोथ प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल और प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड दोनों का ही प्रायोरिटी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है तो कंपनी के समापन के समय में प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस उसका डिविडेंड दोनों को जोड़ के पेमेंट आपको करना होगा या पेमेंट आपको दिखाना होगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट में। अब देखिए कैलकुलेशन, डिविडेंड का कैलकुलेशन करने पर क्या ध्यान देना है। लिक्विडेशन डेट टू बैलेंस शीट, लिक्विडेशन का डेट से लेकर बैलेंस शीट का डेट के बीच में जो भी डिविडेंड बाकी है उस डिविडेंड का पेमेंट आपको करना होगा। दूसरा है अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल शेयर में परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका भी उसमें उस क्वेश्चन में भी आपको डिविडेंड का पेमेंट करना है। जैसे 6% प्रेफरेंशियल शेयर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ तो 6% डिविडेंड आपको प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के साथ जोड़ के देना है। अगर किसी प्रकार का डिविडेंड का एरियर है, एरियर ऑफ डिविडेंड अगर वो ड्यू है, बाकी है, उस एरियर को भी का भी पेमेंट आपको उसमें दिखाना होगा। अगर क्वेश्चन में प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल है यानी कैपिटल की ही प्राथमिकता है, यानी जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो सिर्फ आपको कैपिटल को ही पहले चुकाना है। इस स्थिति में क्या करेंगे, कैपिटल तो हम चुका देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट को बांट दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना, अगर इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट बांटने के बाद भी अगर सरप्लस अवेलेबल है तो उस स्थिति में अब डिविडेंड का पेमेंट हमको करना है, उसके बाद जो पैसा है वो बटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सरप्लस जब होगा पहला तो कैपिटल का पेमेंट कर दिए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए, उसके बाद भी अगर सरप्लस अवेलेबल है तो इस रकम से पहले डिविडेंड का पेमेंट होगा, उसके बाद जो रकम बचेगा वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये था आपका दूसरा पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दिया रह सकता है, इसी को लेके आपको करना है। थर्ड है डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज या बैंक लोन ऑन फ्लोटिंग चार्ज, ये दोनों एक ही है। लोन पे है, ये डिवेंचर पे है। आपको ध्यान देना, डिवेंचर ऑन फ्लोटिंग चार्ज अगर लिखा हो
तो क्या करेंगे? व्हेन फ्लोटिंग चार्ज इन डिवेंचर गिवन इन क्वेश्चन, अगर डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले बैलेंस शीट के डेट से लेके लिक्विडेशन डेट के बीच का जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवेंचर के साथ आपको पेड करना है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ड्यू है डिवेंचर का तो उसे भी आपको पेड करना होगा। ये सब आप पेमेंट में आपको दिखाना है। उसके बाद देखिए रेम्यूनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन किसका? लिक्विडेटर्स का। लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन को इजी समझने के लिए मैंने इसे यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाया है, रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स। सबसे पहले डायरेक्ट, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया होगा, यह बताया जाएगा कि आपको 4,000, 5,000, 7,000 या 8,000 जो भी है, 50,000, 30,000 इतना आपका रेम्यूनरेशन देना है, तो उसको आप डायरेक्ट पे कर सकते, दिखा सकते हैं खाते में। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है, जब हिंट्स में आपको रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन जब निकालने के लिए कहा जाता है तो उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना, दो प्रकार का आपको हिंट्स रह सकता है, अमाउंट रियलाइज्ड यानी अमाउंट से संबंधित शब्द रहेंगे, या दूसरा एसेट्स रियलाइज। ये दो प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। इसी को समझने के लिए मैंने ये सारा चार्ट लिखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि एक परसेंटेज, एक खास परसेंटेज जो है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया शेयर होल्डर को, उस पर आपको रेम्यूनरेशन निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को जितना भी पेमेंट किया गया है टोटल, उस पेमेंट का कुछ परसेंटेज आपको रेम्यूनरेशन देना है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड है ऑन रियलाइज्ड अमाउंट या ऑन टोटल अमाउंट रियलाइज्ड या ग्रॉस अमाउंट रियलाइज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एसेट्स बंधक में नहीं रखा गया उस एसेट्स का रियलाइज वैल्यू, और एसेट्स जो बंधक रखा गया उसका रियलाइज वैल्यू, और कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूशन, ये तीनों को जोड़ के, ये तीनों ही अमाउंट को हम लोग अमाउंट रियलाइज कहते हैं, या इसको हम टोटल अमाउंट रियलाइज भी कहते हैं, या अमाउंट रियलाइज ऑन एसेट्स भी कहा जाता है। तो अगर आपको कहा जाए कि अमाउंट रियलाइज्ड के आधार पर या टोटल अमाउंट रियलाइज्ड के आधार पर आप रेम्यूनरेशन चार्ज कीजिए, तो आपको इस तरह से सभी का रियलाइज वैल्यू को, तीनों का रियलाइज वैल्यू को जोड़ के कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, नेट अमाउंट रियलाइज्ड। इस तरह का वर्ड अगर इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ खास परसेंटेज 5% या 6% या 2% नेट अमाउंट रियलाइज्ड, इस तरह का वर्ड लिखा रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि एसेट्स नॉट प्लेस सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और कॉल्स ऑन कंट्रीब्यूशन, ये तीनों को जोड़ के जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर एक खास परसेंटेज के आधार पर लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा। चौथा पॉइंट है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसा अगर लिखा रहेगा अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके आधार पर आपको रेम्यूनरेशन चार्ज करना है, तो इसका मीनिंग होता है, मीन्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों को जितना अमाउंट दिया गया, पेड किया गया, उस पर जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज आप लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करना है आपको, इसी पर ही कैलकुलेट करना है। अगर आपको लिखा जाए या क्वेश्चन में आपको इस तरह का लैंग्वेज आए, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्रेडिटर्स, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ देना है, ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर ही का ही जो पेमेंट हुआ उस अमाउंट पर आपको रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैंने एक मोटा मोटा वर्ड लिख दिया, ग्रॉस एसेट्स रियलाइज, नेट एसेट्स रियलाइज। ग्रॉस एसेट्स रियलाइज का मतलब होगा एसेट्स प्लेस, जो एसेट्स बंधक रखा गया उसका जो वैल्यू निकला है रियलाइज वैल्यू, जो एसेट्स बंधक नहीं रखा गया उसका रियलाइज वैल्यू। ये दोनों को जब हम जोड़ के जो अमाउंट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एसेट्स रियलाइज में। उसके बाद नेक्स्ट है नेट एसेट्स रियलाइज। नेट एसेट्स रियलाइज का मतलब होता है एसेट्स नॉट प्लेस, जिसे बंधक नहीं रखा गया था, वैल्यू को हम लोग लेंगे, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स रियलाइज वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब भी इसको शॉर्ट में लिखे हैं हम लोग, परसेंटेज ऑन एसेट्स रियलाइज, परसेंटेज ऑन अमाउंट रियलाइज, परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, परसेंटेज ऑन एसेट्स रियलाइज मीन्स दो प्रकार का हो सकता है, ग्रॉस एसेट्स रियलाइज या नेट एसेट्स रियलाइज। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पहले, यहाँ ग्रॉस और नेट। परसेंटेज ऑन अमाउंट रियलाइज, ये ग्रॉस अमाउंट रियलाइज हो सकता है या नेट अमाउंट रियलाइज हो सकता है। क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, क्या मांग रहा है, परसेंटेज ऑन अमाउंट रियलाइज में क्या है, लिख सकता है परसेंटेज ऑन ग्रॉस अमाउंट रियलाइज या परसेंटेज ऑन नेट अमाउंट रियलाइज,
यहाँ पे परसेंटेज ऑन ग्रॉस एसेट्स रियलाइज या परसेंटेज ऑन नेट एसेट्स रियलाइज ऐसा वर्डिंग हो सकता है। तो जो बोला जा रहा उसी का टोटल वैल्यू के आधार पे आपको परसेंटेज निकाल के लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन आपको पे करना है और उसे खाते में दिखाना है पेमेंट साइड में। परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इस तरह का जब सवाल आता है, इस तरह का जब हिंट्स आपको मिलता है लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास अमाउंट सफिशिएंट है कि नहीं। आप देखिएगा अगर अमाउंट सफिशिएंट है तो जो अमाउंट आपके पास है उसमें रेट ऑफ रिम्यूनरेशन बाई 100 करके जो वैल्यू निकल के आता वही उसका लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन चार्ज होगा। अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं है या अमाउंट में कमी आ रही, डेफिसिट हो रही है, उस स्थिति में जो बैलेंस अमाउंट आता है उस बैलेंस अमाउंट में रेट ऑफ रिम्यूनरेशन बाई 100 प्लस रेट, यानी मान लीजिए रेट अगर 3% है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 103 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इसका अंतिम भाग है। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप वॉलंटरी लिक्विडेशन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये बीकॉम का भी सिलेबस है, बीकॉम पार्ट 2 में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, इसीलिए आपके लिए इजी है, मार्क्स उठाना भी इजी है। लेकिन वहाँ पे आप वॉलंटरी लिक्विडेशन ही पढ़ रहे थे। यहाँ पर आपको एक और इसमें चैप्टर पढ़ना है, कंपल्सरी लिक्विडेशन। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। ये दोनों जब पढ़ेंगे तब आपका एमकॉम का सिलेबस कवर होता है और ये बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस में सिर्फ वॉलंटरी लिक्विडेशन ही है। तो हम लोग अभी सिर्फ वॉलंटरी लिक्विडेशन पर ही डिस्कस किए हैं सारा कंसेप्ट के साथ। और हम लोग का जो प्लानिंग है कि हम लोग 7 डेज में सिर्फ चैप्टर के कंसेप्ट के बारे में ही बात करेंगे। जब सारा चैप्टर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और उस कंसेप्ट को आप लिखेंगे और उसे बार बार रिविजन करेंगे, उसको याद कर लेंगे। याद हो जाएगा तो सवाल बनाते समय आपके ब्रेन में जल्दी जल्दी सब डेटा आएगा, आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं और एग्जाम में आपका स्पीड भी बहुत अच्छा रहेगा। 30 मिनट से पहले क्वेश्चन आप बना चुके होंगे और इसी स्पीड को बनाए रखने के लिए अभी से आपको कंसेप्ट का प्रैक्टिस करना है। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि जो भी नया वीडियो आए, जो भी लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं लाभ ले पाएँ। धन्यवाद।